चलिए आज हम लोग क्लास 10th के फुल रिवीजन करने के लिए जा रहे हैं, जिसको आप अंतिम प्रहार कहते हैं। अंतिम प्रहार का मतलब है एक चैप्टर को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। उस चैप्टर से जितने सवाल आएंगे ना, उसको एक ग्लांस, एक झलक में हम लोग देखेंगे और समाप्त करेंगे। इसलिए आपके लिए हम 15 चैप्टर के लिए 15 वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बउआ एक भी बात नहीं छूटेगा। इसलिए आज आज आप इस चैनल के साथ जुड़े और इस अंतिम प्रहार में फुल रिवीजन, पूरे चैप्टर का रिवीजन एक वीडियो में आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का फुल रिवीजन बिहार बोर्ड 2026 के लिए करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे मैथ को एक वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं करेंगे, सफलतापूर्वक समाप्त भी करेंगे। केवल आपका प्यार हमको दिखना चाहिए। पूरा मैथ पहला चैप्टर वास्तविक संख्या में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम है बउआ वास्तविक संख्या। यू को तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं बउआ? रियल नंबर। एक एक बात आपको हम दिमाग में बैठा देंगे, आराम से आप पूरा सुन लीजिएगा ना। एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो मैथ्स में डर है ना, वो डर खत्म हो जाएगा। इसलिए आप एक एक पॉइंट को देखते चलिएगा। सबसे पहले जो हम लोग एक एक बात बोलेंगे और समझिएगा, है ना। सबसे पहले हम लोगों का जो बात आता है वो आता है अंक। अंक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। एक एक पॉइंट समझिएगा। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से भी है ना, तो मैथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों बात बोलेंगे। क्या कहता है? अंक, आखिर डिजिट। हम लोगों का चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, यानी कि हम लोगों को संख्या के बारे में, पूरा खानदान के बारे में जानना है, संख्या का पूरा खानदान देखना है। तो सबसे पहला बात होता है अंक, और पूरा मैथ इसी अंक से बना होता है। पूरा अंग्रेजी एबीसीडी यानी लेटर से बना होता है। पूरा हिंदी यानी क ख से बना होता है। उसी प्रकार से पूरा मैथ अंकों से बना होता है ना। तो अंक किसको कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को हम लोग क्या कहते हैं बउआ, पता है आपको? अंक कहते हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं बउआ? अंक कहते हैं। पता चला? 0 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। कोई दिक्कत? अंकों की जो कुल संख्या है ना, अंकों की जो कुल संख्या है वो है 10। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंकों की कुल संख्या कितना है? 10 है। ये बात क्लियर हो गया ना। अंकों की कुल संख्या 10 है। एकदम क्लियर हो गया। 0 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और अंकों की कुल संख्या कितना है? 10 है। कोई दिक्कत हुआ? जरा सा भी नहीं हुआ। अंक के बाद हम लोगों के पास टॉपिक है संख्या। पता है बउआ, संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर। संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बउआ? नंबर। पता है नंबर किसको कहते हैं? इसी अंक के समूह को नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। ग्रुप्स ऑफ डिजिट, यानी डिजिट का जो ग्रुप होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल फॉर समझिएगा, अ ग्रुप्स ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। यानी कि 9 क्या है बउआ? आप ही बताओ बढ़िया से। 9 क्या है? अंक है। 9 के बगल में एगो 8 दे दीजिए, यानी अब 2 गो हो गया। जब एक से ज्यादा रहता है तो उसको ग्रुप कहते हैं। तो 9 पे 8 दे दिए, क्या हो गया? 98। अब ये नंबर नहीं रहा बउआ, अभी हो गया संख्या। अभी क्या हो गया? संख्या। अब इसको हम लोग नंबर नहीं कहेंगे, अब कहेंगे संख्या। अब ग्रुप्स ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। कोई दिक्कत हुआ? मतलब कि अंकों के समूह को ही क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 पे 00, ई भी अंक, ई भी अंक, ई भी अंक, लेकिन ये तीनों जब हो गया तो ये हो गया संख्या, ये हो गया नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा से बड़ा संख्या आप लिख सकते हो, बहुत बड़ा बड़ा संख्या लिख सकते हो, जितना बड़ा संख्या लिखना आप लिख सकते हो। तो अंक समझ गए, 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। संख्या समझ गए, उसी अंकों के समूह को हम लोग संख्या कहते हैं। ये भी बात क्लियर हो गया। अब हम लोग बहुत भयानक बात समझने के लिए जा रहे हैं। उस बात का नाम है, देखो बुआ, एक अंक का, देखो जितना अंक है ना,
सबसे बड़का बात देखो, जो अंक होगा वो संख्या होगा, जो अंक होगा वो संख्या होगा, लेकिन जो संख्या होगा वो कभी भी अंक नहीं होगा। बात समझे? 9 जो है, 9 अंक भी है, संख्या भी है, लेकिन 10 केवल संख्या है, ना कि अंक है। याद हो गया ना? जो संख्या होगा वो कभी अंक नहीं होगा, समझ गए ना? संख्या कभी अंक नहीं होगा, लेकिन जो अंक होगा वो 100% संख्या होगा। बात क्लियर हो गया? अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन आता है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पता है? एक अंक का जो सबसे छोटा संख्या होगा वो होगा एक। उसे कहोगे सर जीरो होगा, लेकिन जीरो को नहीं लिखा जाता, इसलिए किसको लिखा जाता है? एक को। अब देखो, दो अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होगा? तो दो अंक का सबसे छोटा, देखो एक अंक खत्म कहाँ हुआ? 9 पे। स्टार्ट कहाँ से हुआ? 10 पे। तो 10 सबसे क्या हो जाएगा? छोटा। अच्छा, तीन अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होगा बउआ? तो कहोगे सर एक पर डबल जीरो, क्योंकि 99 दो अंक है, 100 होता है 3 अंक। ऐसे करके आपको जितना भी अंक का कहेगा, इंफिनिटी अंक का कहेगा, तो इंफिनिटी जीरो दे दीजिएगा एक पर, वही हो जाएगा आपका। समझ गए कि नहीं समझ गए? छोटी संख्या मतलब यदि 50 अंक का सबसे छोटा संख्या कहेगा तो एक लिख करके 49 जीरो जीरो डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत हुआ? 40 अंक का यदि आपको छोटी संख्या पूछेगा तो आपको एक पर 39 जीरो डाल देना है, कोई दिक्कत हुआ समझने में? 20 अंक का पूछेगा तो एक पर 19 जीरो डाल देना है। तो छोटी संख्या का कहानी क्लोज हो गया। अब हम लोग समझते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बउआ पता है बड़ी संख्या किसको कहते हैं? समझिएगा, एक अंक का जो सबसे बड़ा संख्या है वो है 9। एक अंक का जो सबसे बड़ा संख्या है वो क्या है? 9। तो अब दो अंक का क्या होगा? तो 99। तीन अंक का सबसे बड़ा संख्या 999। चार अंक का क्या होगा? तो 999, चार ठो 9 दे दिए। अब इन्फिनिटी अंक का क्या होगा? तो इन्फिनिटी 9 दे दीजिए, डॉट 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 लगा दीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक अंक का सबसे छोटा संख्या 1 और एक अंक का सबसे बड़ा संख्या 9। दो अंक का सबसे छोटा संख्या 10, दो अंक का सबसे बड़ा संख्या 99। तीन अंक का सबसे छोटा संख्या 100, तीन अंक का सबसे बड़ा संख्या 999। ऐसे करके हम लोग इसको कंप्लीट कर गए। तो समझ गए बड़ा संख्या कैसे लिखते हैं, छोटा संख्या कैसे लिखते हैं। एक बात है बउआ, किसी भी संख्या को यदि जीरो से गुना करोगे ना, यानी किसी भी नंबर को जीरो से गुना करोगे तो आंसर जीरो प्राप्त होता है। चाहे वो कुछ भी रहे, उसको यदि जीरो से गुना कर दिया ना तो उसका जो आंसर प्राप्त होगा वो जीरो प्राप्त होगा। पता चल गया? किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पर गुणनफल जीरो प्राप्त होता है। सेकेंड बात, ये बात आपको पता चल गया? ये हो गया नोट हम लोगों का 1। अब नोट नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। यदि हम किसी संख्या को एक से गुना करते हैं, यदि किसी संख्या को एक से गुना करते हैं तो वही संख्या आंसर हो जाता है। यदि किसी संख्या को एक से गुना करते हैं तो आंसर वही संख्या हो जाता है। ये भी बात क्लियर हो गया? जीरो से गुना करने पर आंसर जीरो, एक से गुना करने पर आंसर वही संख्या हो जाता है। शायद आपको ये भी बात समझने में जरा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं संख्या के खानदान को देखने के लिए, यानी कि संख्या के प्रकार को देखने के लिए। संख्या के प्रकार, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग बउआ टाइप्स ऑफ नंबर। बढ़िया से समझिएगा। अब जो हम लोगों का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर। इसको समझिएगा, इसके खानदान में केवल एक बच्चा नहीं है जो कि हम बोल देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं। सबसे पहला जो नाम आता है ना इस खानदान का, उसका नाम है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहते हैं बउआ? नेचुरल नंबर। समझिएगा नेचुरल नंबर क्या है? पता है बउआ, गिनती की संख्या को, जो काउंटिंग नंबर होता है ना, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती स्टार्ट कहां से होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक।
यानी कि काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, कोई दिक्कत हुआ क्या? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जरा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा ना, होना भी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है? पूछेगा बउआ सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आप बताओ ना सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? आप आराम से कहोगे ना सर एक होता है। ये क्वेश्चन 4 बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है? आराम से बताओगे कि नहीं बताओगे? समझ गए कि नहीं समझ गए? प्राकृत संख्या से इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता है। यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होता है। बात एकदम बाबा क्लियर हो गया ना? अब दूसरा जो है हम लोगों का वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पता है बउआ, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या कहते हैं बउआ? होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर। समझिएगा बउआ यहाँ पे क्या है, गिनती की संख्या में जीरो मिला देने से बड़ी संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, अ ग्रुप्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यानी कि ये अपने से पहले जब जीरो ले लेगा ना, नेचुरल नंबर अपने से पहले जीरो ले लेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। याद हो गया कि नहीं हो गया? काउंटिंग नंबर्स जब अपने से पहले जीरो ले लेता है तो उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। बात समझिएगा। तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट होल नंबर हुआ वो हो गया जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर जो हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर जो हो गया वो हो गया हम लोगों का जीरो। ये एग्जाम में पूछता है। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर 1, smallest whole number 0 and smallest natural number 1. Counting numbers are called natural number and counting numbers together with 0 are called whole number. ओके, कोई दिक्कत हुआ? जरा सा भी दिक्कत हुआ समझने में? नहीं हुआ ना? अभी तो हम लोग नंबर्स के खानदान को स्टार्ट किया है, खदेर खदेर करके सबको मारेंगे। यानी कि आप प्राकृत संख्या समझ गए, आप पूर्ण संख्या समझ गए। अब अगला समझने के लिए आप मेरे साथ तैयार रहिए और उसका नाम है सम संख्या। क्या नाम है बउआ? सम संख्या। यदि इंग्लिश जानना चाहते हैं इसको कहते हैं इवन नंबर। इसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। पता है इवन नंबर किसको कहते हैं? अब हम लोग इवन नंबर को जानेंगे। बउआ रे, जो जोड़ा वाला संख्या होगा ना उसको सम संख्या कहेंगे। नहीं समझ में आया? चलिए दूसरा तरीका बताते हैं। जो जोड़ा में होगा उसको सम कहेंगे, लेकिन जिस संख्या के इकाई स्थान पर यूनिट जो नंबर होगा उसका, उस यूनिट नंबर में यही बात होगा। क्या बात होगा? या तो 0 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या 4 रहेगा, या 6 रहेगा, या 8 रहेगा। जब यूनिट प्लेस पे ये चीज रहेगा, यूनिट प्लेस पे ये चीज रहेगा, यानी कि इकाई स्थान पर, किस स्थान पर? इकाई स्थान पर 0, 2, 4 और 6 और 8 रहेगा तो वह संख्या हमेशा 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 के लिए सम होगा। जैसे 42। कोई पूछ दे नूनू भोज खाने गए, बताओ 42 कौन सा नंबर है? तो हमको चिकड़ के बोलना है इस सम संख्या। कोनो दिक्कत हुआ? पूछ देगा हे वाला संख्या बताओ, बताओ बहुत पढ़ल लिखल है, बताओ ये कौन संख्या है, बताओ इतना बड़ा संख्या क्या है? अरे बउआ ई सब से हमको नहीं देखना है, पूछड़ी में दिखा 6, क्योंकि कह दिया है 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, यानी 6 है, इसलिए इस सम संख्या। इसलिए कौन सा संख्या है? सम संख्या। जरा सा भी सम संख्या देखने में दिक्कत हुआ, समझने में दिक्कत हुआ, जिस संख्या का यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 रहे उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, समझिएगा। कहता है सबसे छोटी सम संख्या क्या है?
सबसे छोटी सम संख्या, तो हम लोग को बताना है सबसे छोटा सम जो होता है वो 2 होता है। ये क्वेश्चन 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सम संख्या समझे कि नहीं समझे बउआ, प्राकृत संख्या समझे कि नहीं समझे, पूर्ण संख्या समझे कि नहीं समझे, अंक और संख्या को समझे कि नहीं समझे। एक एग्जाम आइडिया देखते हैं, आखिर एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा कैसे जाता है। एग्जाम आइडिया बउआ, एग्जाम आइडिया में पूछेगा, आप बताइए ऐसे क्वेश्चन मार्क करके, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या है, ऑप्शन रहेगा आपके सामने में 2, 4, 0 और आप किसको टिक करोगे, जो भी आपको ऑप्शन सुटेबल लग रहा है ना उसको उठाओ। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, अभी हम लोग जस्ट में पढ़े हैं, सबसे छोटा सम संख्या जो होगा वो कितना होगा बउआ, 2 होगा, और इसका ऑप्शन टिक कर देंगे। यही है हम लोगों का एग्जाम आइडिया। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे कि नहीं समझे। अब हम अगला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है हम लोगों का विषम संख्या। कौन सा संख्या रे बउआ, विषम संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं बउआ, ओड नंबर। समझिएगा आखिर ओड नंबर क्या है। जिस भी संख्या का यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा, जिस भी नंबर का यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा, उस संख्या का यूनिट प्लेस यानी कि इकाई स्थान, इकाई स्थान क्या रहेगा बउआ, 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे विषम संख्या। क्या कहेंगे बउआ, विषम संख्या। एग्जाम्पल देखो तगड़ा वाला, यदि हम एग्जाम्पल आपको दिखाएं तो पूछेंगे 319 जो है कौन नंबर होगा, कहोगे सर 9 दिख रहा है आपको, हम बोलेंगे हाँ दिख रहा है, तो इसको विषम कह दीजिए सर, लाज लगता है आपको कहने में। नहीं रे बउआ लाज कहां से लगाऊंगा, हम तो लिख दिए, लिखे कि नहीं लिखे। तो आप समझ गए ना विषम संख्या भी, जिस भी नंबर का यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। कोनो दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में, एक को जरा सा समझने में दिक्कत हुआ है, नहीं हुआ है ना, आगे भी नहीं होगा। अब हम लोग अगला नंबर को सीखने जाते हैं, जिस नंबर का नाम है भाज्य संख्या। जिस नंबर का नाम है भाज्य संख्या। क्या नाम है, भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर समझिएगा क्या है भाज्य संख्या, पता है बुआ किसको कहते हैं। देखो जिसमें ढेरिए चीज से भाग लगेगा, मतलब जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा, जो बहुत आदमी के साथ दोस्ती रखता होगा, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। समझिएगा जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर समझो, जिसका 2 से ज्यादा दोस्त हुआ उसको कहेंगे तुम नाजायज हो गया है, मतलब भाज्य हो गया है। इसका मतलब है बउआ, इसका मतलब है जैसे 4 को देखो, इसमें 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, इसलिए इसको हम लोग भाज्य संख्या, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी जिस भी संख्या का 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बउआ, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखो 8 को क्या कहेंगे रे, तो 8 में 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी,
तो ये कौन सा नंबर हो गया दोनों, कंपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। अब दिखाते तुमको 5 को देखो तो 1 से 5 से 2 के अलावा किसी से हुआ, हुआ बढ़िया से देखो, हुआ नहीं हुआ ना, काटो ना इसको, हो ही नहीं सकता भाज्य संख्या। समझ गए कि नहीं समझ गए, अच्छा से समझे कि नहीं समझे, जरा सा भी दिक्कत हुआ क्या, भाज्य भी समझ गए। अगला है अभाज्य संख्या। हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्टिव, सबसे छोटा भाज्य क्या होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है। तो आप कहोगे सबसे छोटा सर भाज्य 4 ही हो सकता है, इसलिए आंसर में 4 लिख दिए। देखो 3 में 1 से और 3 से, 2 में 1 से 2 से, लेकिन 4 एक ऐसा संख्या है जिसका फैक्टर कितना हो गया, मोर देन 2 फैक्टर हो गया। शायद यहाँ तक आपको समझने में जरा भी कष्ट नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे अगला, है ना, और वह क्वेश्चन है अभाज्य संख्या। समझिएगा बउआ, अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते चलिए, प्राइम नंबर क्या है समझिएगा एकदम बारीकी से। अब देखो जिसका फैक्टर केवल और केवल 2 ही होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोले, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, केवल 2 गुणनखंड। केवल कितने गुणनखंड बउआ, 2 गुणनखंड। कितना गुणनखंड रे, तो सर 2 गो गुणनखंड। केवल कितना गुणनखंड रे, तो 2 गुणनखंड। देखो बउआ ओनली 2 फैक्टर, केवल 2 गुणनखंड। जैसे 2 को देखो 1 और 2, जिसको हम दो, हमारे 2 के नीति का जो पालन करेगा, लिख लो हम 2 हमारे 2 के नीति का पालन, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो जो हम 2 हमारे 2 के नीति को पालन करेगा वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 2 पालन कर रहा है, इसका 2 ही बच्चा हुआ है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। 1 का केवल 1 फैक्टर है, इसलिए ये कभी अभाज्य नहीं होगा। 3 में देखो 1 है और 3 है, इसलिए ये अभाज्य है। 4 का फैक्टर देखो 1 है, 2 है, 4 है, इसलिए कभी अभाज्य नहीं होगा। यानी कि अभाज्य वही होगा जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर होगा, उस संख्या हमेशा हमेशा के अभाज्य होगा। समझे। अब देखो, अब यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहा है। अब जो क्वेश्चन बन रहा है उसका नाम है सबसे छोटा अभाज्य। सबसे छोटा अभाज्य, तो सबसे छोटा अभाज्य जो होगा भैया बउआ ना, वो होगा 2। और यहाँ पे एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे छोटा समअभाज्य। तो बताओ, जो अभाज्य भी होगा और सम भी होगा, तो केवल और केवल पूरे दुनिया में एकमात्र 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा जो भी अभाज्य होगा वो विषम होगा, जो भी अभाज्य होगा वो विषम होगा। शायद समझ गए कि नहीं समझ गए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या होता है, तो भी 2 होता है। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? एक को जरा सा समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग अगला समझते हैं। अगला वो पता है क्या नाम है, उसका नाम है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या नाम है, सह अभाज्य संख्या। समझिएगा,
क्या नाम है इसका? सह अभाज्य संख्या। बउआ पता है सह अभाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, सहअभाज्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। अब देखो बउआ, सह अभाज्य, सह मतलब साथ, इसमें एक संख्या नहीं रहेगा, दो संख्या रहेगा। कितना संख्या रहेगा? पूछेगा 4 और 5 सह अभाज्य है या नहीं है। तो देखो ऐसा युग्म संख्या, क्या बोल रहे हैं समझिएगा, ऐसा पेयर वाला संख्या, ऐसा युग्म संख्या जिसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में जानो तो महत्तम समापवर्तक एक निकले, उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब इसको चेक करते हैं, 4 और 5, 4 1 जा 4, 1 हो गया, 1 4 जा 4 हो गया। अब देखो HCF 1 निकला, इसलिए यह सह अभाज्य होगा। यानी कोई भी संख्या का जोड़ा जिसका HCF 1 निकले, उसको हम लोग क्या कहते हैं बउआ? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसा कोई भी संख्या का जोड़ा जिसका HCF 1 निकल करके आए, उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जरा भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम लोग जो चलेंगे, सह अभाज्य भी हो गया हम लोगों का, अभाज्य भी हो गया, प्राकृत भी हो गया, पूर्ण भी हो गया, सम भी हो गया, विषम भी हो गया। अब हम लोग एक नंबर जानेंगे जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। समझिएगा क्या होता है इंटीजर नंबर? ऐसा संख्या, हाँ माइनस वाला भी हो, यानी कि माइनस, जीरो और पॉजिटिव, यानी धन, ऋण और जीरो। समझ गए? यदि इसको और कहें तो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, सभी प्रकार के संख्या को, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वाले संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर कहते हैं। यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक को विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। मतलब कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वह पॉजिटिव हो, तो वह इंटीजर्स नंबर होगा। पूछेगा बउआ -10 बताओ कौन सा संख्या है, हमको आंख बंद करके कहना है यह इंटीजर्स नंबर है, यानी कि यह पूर्णांक संख्या है। अच्छा से समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई पूछ देगा 10 कौन सा संख्या है, हमको आंख बंद ऐसे करना है और बताना है यह पूर्णांक संख्या है। कोई पूछ दे 0 कौन सा नंबर है, हमको आराम से आंख बंद करना है और लोगों को बताना है यह कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या है। शायद आप पूर्णांक संख्या भी अच्छा से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक को देखने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का परिमेय संख्या। आपको इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होगा और लोग बहुत ज्यादा इस संख्या के बारे में पूछते हैं। परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। समझिएगा बउआ, इतना बेजोड़ है, खाली आप रट्टा मार लिए, अभी तक समझे नहीं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके। आप लोग तो पढ़े होंगे ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखे। क्या बउआ, हम p/q के जगह पे a/b नहीं लिख देंगे? तो a ऊपर वाला को अंश कहते हैं, समझिएगा, और नीचे वाला को हर कहते हैं। अंश बटे हर बराबर होता है भिन्न, इसलिए हमने परिभाषा को बदला और कहा ऐसा भिन्न जिसके हर में कभी भी जीरो ना आए, कभी भी जीरो ना है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके या a/b के रूप में लिखा जा सके या भिन्न संख्या के रूप में लिखा जा सके, और कभी भी q नॉट इज इक्वल टू यानी कि हर नॉट इज इक्वल टू जीरो हो,
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो परिभाषा वाली बात हो गई ना, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर नहीं हो 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आज हम जो आपको बता रहे हैं ना, वो एग्जाम के लिए एक रामबाण की तरह बात बता रहे हैं। समझिएगा, जितना प्लस वाला संख्या होगा, जितना माइनस वाला संख्या होगा, जीरो, समझते चलिएगा, भिन्न वाला संख्या, समझिएगा कौन कौन कह रहे हैं, प्लस माइनस जीरो भिन्न, भिन्न समझ रहे हैं, रूट, लेकिन टूटना चाहिए, लेकिन टूटना चाहिए, है ना, सब प्रकार का संख्या परिमेय संख्या होगा, केवल जिसका रूट नहीं टूटेगा उसको छोड़ करके, और जिसके नीचे में जीरो आ जाएगा उसको छोड़ करके, और जिसको सी एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई डॉट 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 के रूप में लिखेंगे। इस रूप में यदि कोई नंबर रहेगा या रूट में लगा होगा और टूट नहीं सकता है, इस रूप में होगा या हर में जीरो होगा, तो ये तीन कंडीशन में कोई भी संख्या परिमेय नहीं होगा, केवल और केवल अपरिमेय होगा। ये परिमेय नहीं होगा, होगा क्या, तो अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। बाकी दुनिया का सारा नंबर परिमेय होगा, बाकी दुनिया का सारा नंबर परिमेय होगा। समझ गए ना, कुछ भी नंबर को ले लीजिएगा ना, वो परिमेय होगा। केवल ये तीन कंडीशन को जो फॉलो नहीं करेगा ना, वो अपरिमेय होगा, बाकी सब का सब परिमेय होगा। ये तीन कंडीशन को जो फॉलो करेगा वो अपरिमेय, जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो परिमेय। मतलब सर सब संख्या को हम परिमेय कर दें, हाँ कहो, खाली ई वाला उसमें वाट ना लगा हो तब कोई दिक्कत हुआ समझने में। परिमेय भी समझ गए और परिमेय भी समझ गए। एक एग्जांपल देकर के आपको हम समझा देते हैं। सर 4/5 परिमेय होगा, हाँ रे अनहार नहीं कर परिमेय नहीं होगा तभी। चलो -5 सर, हाँ रे क्या नहीं हेते हेते लाजो। फिर देखो जीरो यो होगा, अच्छा सर 2.1/3, हाँ रे यो होगा। सर √16, हाँ रे यो परिमेय छियो रे बकले लहा नहीं कर। √25 सर, हाँ अच्छा सर √5 परिमेय हेता बाकंधरा कहियो टूटेगा नहीं टूटेगा, इसलिए परिमेय नहीं होगा। शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे परिमेय और अपरिमेय। लेकिन एक और बात रहता है, 2.36336 डॉट डॉट डॉट। सर ये परिमेय होगा कि अपरिमेय? अरे भगवा सी एक्स वाई एक्स एक्स वाई के फॉर्मेट में है ना, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पर समझने में कोई जरा सा दिक्कत हुआ है तो हम लोग सारे संख्या को पढ़ लिए हैं, बहुत सारे संख्या को पढ़ लिए, परिमेय और अपरिमेय को पढ़ लिए। अब हम लोगों का जो चैप्टर का बात है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। हम लोग परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्णांक, भिन्न सारे संख्या को देख लिए हैं। अब हम लोग दो बात को देखेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। उसका नाम है शांत और अशांत दशमलव प्रसार। शांत और अशांत दशमलव प्रसार। शांत और अशांत दशमलव प्रसार, ये इतना इंपॉर्टेंट है बउआ, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और याद रख लीजिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए ना, क्यों ना हम इसको समझ लेते हैं। समझिएगा, सबसे पहले शांत दशमलव प्रसार किसको कहें? शांत दशमलव प्रसार पता बुआ किसको कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार को समझने के लिए आपको एक भिन्न को समझना पड़ेगा। 1/10 पूछेगा, 1/10 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है? आप कैसे करोगे पता है? हमको अंश से, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, कोई मतलबे नहीं, समझ गए? मतलब है तो है हमको हर से। किसे मतलब है? हर से। क्या करना है पता है? इस हर का फैक्टर करना है। 2 5 जा 10, समझ गए ना? तो कितना आया? 2 × 5। समझो कौन शांत होगा कौन अशांत होगा? जिसका हर का फैक्टर, किसका फैक्टर? हर का फैक्टर
2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का होगा, वो होगा शांत। जो इसके अलावा कुछ होगा, जो इसके अलावा कुछ होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, वो अशांत होगा। वो क्या होगा? अशांत होगा। समझे कि नहीं समझे? तो देखो बउआ, 2 या तो खाली 2a रह जाता फैक्टर में तब भी शांत होता, या खाली 5a रह जाता तब भी शांत रहता, या 2 और 5 खाली रहेगा तब शांत रहेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ भी रहेगा ना तब अशांत हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 1/12। अब 12 का फैक्टर करना, ऊपर से तो मतलब नहीं है ना, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब यदि इसको लिखेंगे ना, ऐसे लिखाएगा ना 1/2 इंटू 2 इंटू 3, अरे 2 और 2 और 3, 2 2 3, क्या आ गया बउआ? 3। क्या बोले? इसके अलावा कुछ भी आएगा अशांत होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया। समझ में आया शांत क्या है और अशांत क्या है? शांत उसको कहते हैं ऐसा भिन्न जिसके हर का गुणनखंड केवल और केवल 2 या 5 या केवल 2 या केवल 5 रहेगा, वो शांत होगा। या इसके अलावा कुछ भी होगा ना, समथिंग नथिंग कुछ भी हो, तो वह अशांत हो जाएगा। 1 आए 5 आए कुछ भी है, वो अशांत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एगो इसका हार्ड वाला बात है, कहोगे क्या सर? तो 5/15 है, तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले समझो इसका प्रोसेस करता, पहले इसको कटा करके सरलीकरण कर देना है, इसको सरल कर देना है। सरल कर दिए बउआ, 5 का 5 5 दिया 15, पहले कटाना है तब नीचे का फैक्टर करना। अब तो इसका फैक्टर करने का कोई जरूरत ही नहीं है, 3 दिख गया ना। 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे तो ये अशांत होता है। क्या होता है? अशांत होता है। तो आप शांत भी समझ गए होंगे और आप अशांत भी समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? जरा सा भी कोई दिक्कत हुआ? शांत दशमलव प्रसार उसको कहते हैं जिसका हर का गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, या केवल और केवल 5 हो, या केवल और केवल 2 और 5 हो, तो उसको शांत कहेंगे। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वह अशांत हो जाएगा। शांत अशांत भी हम लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? जरा सा भी आपको एक जरा सा दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा। अब हम लोगों के पास है वास्तविक संख्या। एक संख्या बच गया था हम लोगों के पास, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पता है इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। कौन सा नंबर को कहते हैं हम लोग इसको? रियल नंबर। समझिएगा रियल नंबर किसको कहते हैं? परी में मतलब दुनिया का सब संख्या वास्तविक संख्या है। कोनो बोलो न रे, अरे कोनो बोलो तो वास्तविक संख्या। कोनो नंबर बोलो, बोलो सर 5 कौन संख्या है? तो वास्तविक है रे। तो क्या परिभाषा याद रखेंगे हम लोग? दुनिया का सब संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। याद हो गया? दुनिया का सब संख्या वास्तविक संख्या है। अच्छा से याद हो गया ना? एवरी नंबर इज रियल नंबर। एवरी नंबर इज रियल नंबर। चाहे माइनस को हो, चाहे प्लस को हो, चाहे 0 को हो, चाहे रूट को हो, कोई भी नंबर को हो, सब का सब संख्या वास्तविक संख्या है। एवरी नंबर इज रियल नंबर। ओके, नो डाउट। कोई जरा सा भी दिक्कत हुआ समझने में? 1% दिक्कत हुआ है समझने में हुआ? 1% होगा कमेंट में हमको आप आराम से कहिएगा सर एक बार आपके लिए पता है पूरा चैप्टर को हम एक में कवर कर रहे हैं, पूरा एक में 15 वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, है ना? तो समझ गए होंगे वास्तविक संख्या क्या है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जरा सा भी दिक्कत हुआ आपको समझने में? एक जरा सा आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ ना? होगा भी नहीं। अब समझिए, अब हम लोगों का है यूक्लिड विभाजन। एल्गोरिथम का प्रयोग से HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसके
तहत यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोगों को एक बात समझना पड़ेगा, उसका नाम है, जैसे समझो बउआ, हमको क्या कहा, 15 और 25 का HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। क्वेश्चन क्या कहा पता चल गया, कहा 15 और 25 का HCF यानी कि मौसा निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। कोई दिक्कत हुआ नूनू समझने में? देखो नूनू, सबसे पहले आपको करना क्या, स्टेप बनाना है, ये दोनों में चुनना है बड़ा बाबू कौन है। तो कहोगे सर 25 जो है ना इसमें वो बड़ा है, तो 25 को लिख दो बीच में। कोनो दिक्कत हुआ समझने में? एक को जरा सा दिक्कत हुआ नहीं ना? छोटा बाबू कौन है, तो कहोगे सर 15 जो है ना वो छोटा बाबू है। तो देखो 15 को बगल में लिख दिए, बड़ा बाबू बीच में, छोटा बाबू बगल में। कोई दिक्कत हो नूनू रे? 15 एकम 15 घटा तो 10, फिर इसको अभी बड़ा बाबू हो गया, यहां लेके आ जाओ, 10 एकम 10, 5 हो गया, फिर ये 10 यहां आ गया, 5 दूना 10, लास्ट में कट गया। HCF का मतलब होता है जब तक पूरा न कटे तब तक छोड़ना ही नहीं है। समझ गए ना? कोई दिक्कत हुआ रे वीर भाद्रा सब? समझो इधर देखो नूनू, ये जो बीच में है ना इसको हम लोग कहते हैं भाज, जिससे भागा किया ना इसको हम लोग कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाजक। ये क्या हुआ? भागफल। ये हो गया भाज, ये भाजक, ये भागफल, और जो यहां घट के आया ना इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। इसको क्या कह दिया बउआ? शेषफल। तो भाज्य उसको कहते हैं जो बड़ा बाबू रहता है, जो छोटा बाबू रहता है उसको भाजक, जो निकल करके आया भागफल, जो बच गया उसको शेषफल। अब अंग्रेजी में जानो क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिविडेंड। तो ई हो गया डी, डिविडेंड। इसको कहते हैं डिविजर, डिवाइजर भी कहते हैं, डिवाइजर। इसको क्वेसेंट और क्वेसेंट कहते हैं यानी क्यू, और इसको रिमाइंडर कहते हैं यानी कि शेषफल। इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड, इसको डिवाइजर, इसको क्वेसेंट, इसको रिमाइंडर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो बउआ, हम लोग बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक गुना भागफल जोड़ शेष पढ़े हैं ना बचपन में? तो देखो बउआ यहाँ जो फॉर्मूला हुआ भाज्य बराबर, तो भाज्य के जगह पे क्या लाएंगे? डी। भाजक कितना है? ये भी डी है, भाजक भी डी है, और भागफल क्या है? क्यू है, और शेषफल क्या है नूनू? आर है। यहां तक कोई दिक्कत हुआ समझने में? नहीं हुआ ना? अब देखो दोनों जब सेमे है डी डी डी, इसलिए यहां पे हम लोग क्या कर दिए पता है? इसका नाम ए कर दिए, इसका नाम बी कर दिए। कोई दिक्कत हुआ समझने में? अब देखो ए बराबर क्या हो गया नूनू? बी क्यू प्लस आर। पता है इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म समझ में आया कि नहीं आया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं बउआ? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। शायद आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे। अब जो ये HCF बनाए हैं ना, अब इसको हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में। तो यहाँ पे लिखना है हम लोगों को, फॉर्मूला पता चल गया ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। किसका फॉर्मूला है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। कैसे फॉर्मूला लेकर के आए, ये भी स्टेप समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे एक वो बात हमेशा याद रखना बउआ रे, ये जो रिमाइंडर होता है शेषफल, ये हमेशा इससे छोटा होगा कि नहीं होगा? हमेशा छोटा होगा ना। इक्वल टू क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हमको इसको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो कैसे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से इसका स्टेप बना देना है, चरण या स्टेप फर्स्ट। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बउआ रे a में कितना है, तो कहोगे सर 25 है। a में कितना है 25। b में कितना है रे, b में भाजक कितना है, तो 15। q कितना है रे 1। r कितना है रे 10। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, समझ गए ना। अब हमको स्टेप 2 बनाना है। स्टेप 2 में क्या बनाना है बउआ, तो अब हमारा भाज्य हो गया 15, भाजक हो गया 10, भागफल हो गया 1, शेषफल हो गया 5। ये हो गया हम लोगों का स्टेप 2। अब स्टेप 3 बनाना है। कैसे बनाएंगे, भाज्य हो गया 10, भाजक हो गया 5, भागफल हो गया 2 और शेषफल हो गया 0। ये हो गया हम लोगों का स्टेप 3। यहां से आपको 2 नंबर पॉकेट में खटाक बंद। समझे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं, समझे या नहीं समझे, अच्छा से समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। अब एक बात याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव में 1000 बार पूछा गया होगा, इस बीच में हम इसको बना देते हैं। याद रखिएगा, कहता है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा r, और r से बड़ा होगा b। इसका मतलब समझे, ये जो है ना, ये कहाँ गया, ये 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा भाजक। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। एक ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में टिक करने क्वेश्चन आएगा, 0 से बड़ा होगा r या बराबर होगा r, और r से बड़ा होगा b। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपके दिमाग में 100% चला गया होगा, हमको यह विश्वास अच्छा से है ना। अब हम लोग अगला चीज को समझने के लिए हम लोग समझेंगे किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हैं, है ना। जैसे मेरे पास एक संख्या है 48, इसको अभाज्य गुणनखंड के, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। किसके रूप में लिखें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। तो बउआ इस नंबर को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 48 है, बस इसको तोड़ दीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तोड़ दिए। अब बताइए 2 कैट हुआ है, 1 2 3 4 4, 3 कैट हुआ है 3, यही हो गया अभाज्य गुणनखंड रूप, आंसर हो गया। तो किसी भी नंबर को आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए। मान लेते हैं 144 है, इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 9, 2 का गो है 1 2 3 4, 2 4 ठो है, 3 का ठो है, तो 2, आंसर हो गया। कोनो दिक्कत हुआ समझने में, एक को जरा सा समझने में दिक्कत हुआ आपको, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप खटाक लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब हम लोग अगला सवाल देखने जाते हैं, जो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कहेगा 60 में 2 का कितना घात है, कितना घात है। अब इसमें आपको घात बताना है, कैसे बताते हैं, तुरंत बता देंगे। 2 है, 2 से लगाए, है ना, 2 से 2 3 जा 2 से 15, 3 से 5 कर दिया ना बउआ, कोई दिक्कत हुआ। अब देखो 2 का एगो हो गया, 2 गो, 3 का एगो है, एगो 5, किसका घात पूछ रहा था, 2 का कितना घात। 60 में 2 का कितना घात है, तो देखो 60 में 2 कितना बार है, 2 बार, इसलिए आंसर हो गया 2 बार या 2 घात। समझ में आया कैसे घात निकालते हैं, आराम से समझ गए कि नहीं समझ गए। अब आप बताइए 17 में 5 का कितना घात है, तो कैसे बताएंगे, 2 से लगाए 35, 5 से लगाए 7, 5 का एक घात है, केवल और केवल एक घात। समझ गए कि नहीं समझ गए अच्छा से। कोई दिक्कत है घात बताने में, घात भी बता दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड भी बता दीजिएगा,
यूक्लिड विभाजन भी बता दीजिएगा। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीखेंगे। यदि आपको कह दिया 12 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें, विधि द्वारा ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को अलग कर देंगे। क्या कर देंगे बउआ? 12 को अलग कर देंगे और 18 को अलग कर देंगे। कर दिए? किसी को कोई दिक्कत हुआ? तो 12 को कैसे लगाएंगे? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। 18 को कैसे लगाएंगे? 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9। कोई दिक्कत हुआ समझने में? एक को जरा सा अलग अलग कर दिए। अब देखो, तो पहला जो आया वो क्या आया बउआ? 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। 18 का क्या आया? तो 2 आया, 3 आया और 3 आया। अब ये देखो कॉमन क्या क्या चीज है। तो एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, और कुछ तो नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? तो यहाँ पे हमको क्या क्या कहा था? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो एचसीएफ में क्या होगा बउआ और एलसीएम में क्या होगा? तो देखो कॉमन जो चीज आया था, मतलब कि जो दोनों में मिला था ना, उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो एगो 2 मिला था और एगो 3 मिला था। तो 2 और 3 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ समझने में? अब देखो जो चीज मिला था उसको यहाँ लिख दो। बचा क्या? एगो 2, एगो 3, उसको लिख दो। अब इसको गुना करो, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोनो दिक्कत हुआ समझने में? फटाक से समझ गए कि नहीं समझ गए? यदि आप समझ गए तो 18 और 36 का, 18 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम जल्दी से बना करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। कोनो दिक्कत हुआ समझने में? अभाज्य गुणनखंड विधि से आप सीख गए, एलसीएम एचसीएफ सीख गए, अभाज्य गुणनखंड में लिखने के लिए सीख गए, और किसी संख्या का घात बताने के लिए सीख गए। अब जो है शांत अशांत आप लोग सीख गए, परिमेय और अपरिमेय सीख गए। देखिए आज यह वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा लाभप्रद है, लाभदायक है, जो कि आपको एग्जाम में तो एकदम मैथ से डर खत्म कर देगा। इसलिए जल्दी जल्दी से सब आदमी को जोड़ दीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगला चीज समझने के लिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ये आपको याद रखना है। समझो बुआ है क्या? अब यहाँ पे एक हमको फॉर्मूला बनाना है। दो संख्या के जगह में एक चीज लिख सकते हैं, पता है? एक संख्या को हम लोग लेट कर सकते हैं ए और दूसरा संख्या को लेट कर सकते हैं बी। तो ए गुना बी बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। समझिएगा ये ए और बी एक अपने आप में नंबर है, जिसको हम लोग दो संख्या के जगह पे ए और बी लेट करके चले हैं, है ना? तो अब एक बात बताओ, ए बराबर क्या होगा? ए को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ए बराबर पहली संख्या और बी बराबर दूसरी संख्या, बी बराबर दूसरी संख्या, है ना? ए को हम लोग पहली संख्या माने और बी को क्या मान लिए बउआ? दूसरी संख्या। तो ए बराबर क्या होगा? एचसीएफ गुना एलसीएम बटे बी को क्या कहते हैं? दूसरी संख्या। ये हम लोगों का एक फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। दोनों याद हो गया कि नहीं हो गया? ये बराबर क्या हो गया? एचसीएफ गुना एलसीएम बटे दूसरी संख्या। अब इस b बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है? एचसीएफ गुना एलसीएम बटे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे b है तो a आकर के लटक जाएगा। तो क्या हो गया? पहली संख्या, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया?
बटे में पहली संख्या। ये भी समझ गए। तो पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। अब हम लोग चौथा फॉर्मूला लिखने जाते हैं। क्या है नुनू? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ पूछेगा तो यहाँ किसको लटका देना है? एलसीएम को लटका देना है। यानी कि एचसीएफ बराबर फॉर्मूला हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम। इसी के जगह पे यदि पूछ देगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो क्या कहना है? एलसीएम। शायद आप इस फॉर्मूला को भी समझ गए होंगे। यानी कि हम लोग 5 फॉर्मूला को याद किए, केवल और केवल एक फॉर्मूला जान रहे थे। तो जान क्या रहे थे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। तो क्या होता है? दोनों संख्या को हम क्या मान करके चले? ए और बी। पहला संख्या को माने हैं ए और दूसरा संख्या को माने हैं बी। पहला संख्या को क्या माने हैं? ए। दूसरा संख्या को क्या माने हैं? बी। कोई दिक्कत हुआ? तो बउआ रे पहला संख्या बराबर हो गया एचसीएफ गुना एलसीएम बटे दूसरा संख्या। दूसरा संख्या बराबर हो गया एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहला संख्या। ठीक, एचसीएफ बराबर हो गया पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे एलसीएम, और एलसीएम बराबर हो गया पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे एचसीएफ। अब इस पे सवाल बनाना बेहद ज्यादा जरूरी। उससे पहले थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। अब हम लोगों के पास एक सवाल है। सवाल यह है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 50 हो तथा उसका एलसीएम 10 हो तो एचसीएफ ज्ञात करें। तो कैसे बनाना है? तो हम लोगों को लिखना है, सबसे पहले लिखना है दिया है। क्या लिखना है बउआ? दिया है। क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 50। और फिर दिया हुआ है एलसीएम 10। क्या निकालना है? एचसीएफ बराबर वाट। तो एकदम प्रोसेस समझ करके रखो। हम लोग जानते हैं ना, दो संख्याओं का गुणनफल को क्या लिखते हैं? ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब देखो ये दोनों संख्या का गुणनफल है 50, तो लिख दिए 50। एचसीएफ तो निकालना है ना, इसलिए यहां लिख दिए एचसीएफ। एलसीएम कितना है बउआ रे? 10। ये 10 यहां आके लटकेगा कि नहीं लटकेगा? लटक गया। बचा क्या? एचसीएफ। और जब इसको 50 को काटे तो एचसीएफ बराबर निकल गया 10 पचे 50, और हम लोगों का एचसीएफ निकल करके आ गया 5। कोनो दिक्कत हुआ समझने में? आराम से समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा से समझे कि नहीं समझे? यदि आप लोगों को ऐसा सवाल भी आएगा तो आप इस सवाल का भी जवाब आसानी पूर्वक दे सकते हैं। इस बात का हमको अच्छा से कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो यह रहा हम लोगों का पहला चैप्टर का क्या, दो संख्याओं का गुणनफल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या है हम लोगों का? वह है 4.6 को P बटा Q के रूप में। देखो बुआ, इसमें दो सवाल पूछेगा। सवाल क्या पूछता है? एक पूछता है बिना रेकरिंग का और एक पूछेगा 4.1 को 1 पे रेकरिंग दे दिया, कहेगा इसको P बटा Q के रूप में लिखिए। तो दोनों सवाल में आसमान धरती का फर्क। ई ऑब्जेक्टिव में रेयर पूछता है और ई क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया में पूछ देता है। समझ गए? पूछ देगा 0.9 पे रेकरिंग को P बटे Q के रूप में लिखा, क्या करोगे?
आप करोगे क्या? तो देखो, जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा पहले उसका कल्याण कर देते हैं, फिर रेकरिंग वाला का कल्याण करेंगे सबका। देखो बुआ, इसमें करना क्या है, जिसमें रेकरिंग नहीं है तो देखो यहाँ फट से लाइन खींचेंगे, पॉइंट भगा करके एक देंगे, क्योंकि पॉइंट के बदले एक आता है। पॉइंट के बाद कै गो अंक है? एक गो अंक, जीरो। कोई दिक्कत हुआ? इसको कटाओ, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, क्या आया? 23/5। किसी भी पॉइंट के नंबर को P/Q के रूप में कैसे लिख दिए? आराम से लिख दिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा से समझे। अब हमको कहा 9.50 को आप P/Q के रूप में लिखें। तो करेंगे क्या हुआ? 9.50 बटे पॉइंट के बदले क्या होगा? 1। पॉइंट के बाद क्या है? डबल जीरो। 2 गो अंक है, 2 गो जीरो, ई जीरो सी जीरो कट गया। 5 दूना 10, 19 बचे 95। तो क्या निकल करके आ गया? 19/2। ई हो गया P, ई हो गया Q। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसानी से समझ गए। यदि बिना रेकरिंग वाला होगा तब तो कोई दिक्कतें नहीं है, कोई झंझटे नहीं है, सब झंझटे को हम पी गए कि नहीं पी गए। अब आ जाते हैं रेकरिंग वाला पे। देखो बउआ, करना क्या है, हमको कहा 0.9 पे रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको P/Q के रूप में? एकदम बारीकी से सवाल को समझना बउआ, बहुत मजा आ जाएगा। इतना मजा आएगा जो कि जीवन को ही बदल देगा। समझ करके चलिएगा। कैसे है? तो सबसे पहले हमको ये चीज देखना है, जो कि इसमें एक चीज लेट करना है। x बराबर 0.9 पे रेकरिंग है ना, तो रेकरिंग का मतलब होता है 999, जितना बार 9 लिख दीजिए, और इसका नाम हो गया समीकरण फर्स्ट। माना कि यहाँ एक स्टेप लिख दीजिएगा, माना कि। ठीक है? अब देखो पुनः दोनों तरफ बउआ काय को अंक पे रेकरिंग है? एक गो पे तो 10 से गुना करेंगे, 2 गो पे रेकरिंग रहेगा 100 से गुना करेंगे, 3 गो पे रेकरिंग रहेगा 1000 से गुना करेंगे। अभी एक गो पे है तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या करना है हमको? 10 से गुना करना है। तो देखो इधर x है तो x गुना 10 कर दिए, इधर क्या है? 10 गुना 0.99 डॉट 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 कर दिए। 10 गुना x करेंगे तो 10x होगा, और इधर जब ये को गुना करेंगे, देखो इसमें गुना नहीं करना, 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक इधर आएगा, 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक आएगा, 1000 से करेंगे तो 3 अंक आएगा, है ना? समझ करके चलिए। तब क्या होगा वो पता है? 1 अंक इधर आ जाएगा तो होगा 9.999 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत हुआ समझने में? इसका नाम हो गया समीकरण 2। अब हम लोगों को अगला स्टेप में क्या करना है? समीकरण 2 में से 1 को घटा देना। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर पता है समीकरण 2 क्या है? 10x माइनस समीकरण 1 क्या है? x। समीकरण 2 क्या है? 9.999 माइनस ये क्या है? 0.999 डॉट 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 है। तो 10x में से x गया तो कितना बचेगा? 9x। और 9 में से 0 जाएगा तो 9, उधर तो जो सेम घटेगा तो सेम हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? 9/9 कटने के बाद हो गया x बराबर 1/1, यानी कि P/Q। दिस इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी भी संख्या को कैसे P/Q के रूप में लिखते हैं, फटाक से लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा। चाहे रेकरिंग रहेगा तो, चाहे रेकरिंग नहीं रहेगा तो, दोनों मेथड से आप इसको आराम से बना सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ समझने में? अभी कुछ और सवाल इस चैप्टर में हम लोगों के साथ है जिसको हमको देखना है ना। अब जो आएगा सवाल बउआ, अब जो सवाल आएगा ना वो कहेगा कि सरल कीजिए। देगा आपको 75 बटे
100 को सरलीकरण करें, सरलीकरण करें, क्या करेगा, सरलीकरण करे। 75/100 को सरलीकरण करे। पता है वो सरलीकरण कैसे करना है, इसको कटा देना है। 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 15 50 75 20 5 100, 5 तिया 15 5 के 20, कितना हो गया नूनू, 3 और 4। यही हो गया सरलीकरण, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म इसको कहा जाता है। जो जितना बार कट जाए उसको कटा देना है। अब आपको कहा क्या, 10/18 को सरल कीजिए, तो क्या करेंगे, 2 पंचे 10, 2 9 18। अब तो ये नहीं कटेगा ना, तो 5/9 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? जरा सा भी दिक्कत हो, को जरा सा समझने में दिक्कत हुआ, नहीं हुआ ना? कहीं भी कोई पॉइंट ऐसा जो दिक्कत लगा हो, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, जिसके कारण हमको और ज़्यादा एनर्जी मिले। लेकिन हम जस्ट आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे में बहुपद का पूरा वीडियो बना करके लाएंगे, एक भी क्वेश्चन को छूटने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है, आपसे हम वादा करेंगे तो आपको हम वादा निभाएंगे, है ना? हम लोग मिलते हैं। बहुत खास, जिसका तारीफ हम जितना कम करें उतना मतलब ज्यादा है। फिर क्या कहता है, बस यही पढ़ लो, 2 नंबर आपके पॉकेट में, बस यही पढ़ ही लो आप, 2 नंबर आपके पॉकेट में, आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसे पढ़ने के लिए इसका नाम रखा गया है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। क्या कहता है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय। देखो एक ये थ्योरम के टाइप का, और याद रखिएगा आप, √3 अपरिमेय है, यह बात 100% हम लोगों को गारंटी है। कभी कभी आप देखते होंगे कि थाना में हम लोग सही रहते हैं, फिर भी हम लोग को प्रमाण देना पड़ता है ना, जो कि हम यहाँ पे सही, और प्रमाण के बाद लोग मानता है सत्य है। यदि हम सत्य भी हैं तो हमको प्रमाणित करना पड़ता है। वही कंडीशन यहाँ पे, √3 अपरिमेय है, आप जान लो, अच्छा से जान लो, √3 क्या है, एक अपरिमेय। लेकिन हमको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, क्या सच में है, झूठ तो नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो आज हम इसको इतना आसानी से आपको बताएंगे प्रूफ करने के लिए, जीवन में आप नहीं भूलोगे, और आपका 2 नंबर आपके पॉकेट में रहेगा, इसको कोई नहीं काट सकता। क्या स्टार्ट करें, आपका है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिएगा इसमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। इसमें एक विधि का प्रयोग करना जिसका नाम होता है विरोधाभास, मतलब अपोजिट मान करके चलना। चलना क्या है, अपोजिट मान करके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें एक बात है जो कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय से, इसको बस अपोजिट मान लेते हैं। ये अपरिमेय कह रहा है, हम इसको मान लेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या। क्या मान लिए, √3 एक परिमेय संख्या है। पहला बात क्लियर हो गया होगा। क्या मान लिए बुआ, यहाँ पे कह रहा था सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम माना कि √3 एक क्या कहता है, परिमेय संख्या। हम इसको अपोजिट मान करके चले। क्या चले बुआ, अपोजिट मान करके, मतलब कि उल्टा मान दिए, इसको परिमेय मान दिए, ठीक है। और परिमेय जैसे मान दिए तो इसका एक फैक्ट होता है, परिमेय को लिखा जाता है P/Q के फॉर्मेट में, यानी कि √3 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं अब P/Q। क्या लिख सकते हैं, √3 बराबर P/Q, क्योंकि हमको पता है परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। और एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये किसका फॉर्मेट है, परिमेय संख्या का। और याद रखिएगा P और Q यहाँ पे क्या है, सह अभाज्य है। P और Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अब देखिए एक मिनट, तो याद रखिएगा √3 एक परिमेय संख्या है, √3 को P/Q के फॉर्मेट में लिखे हैं। P और Q सहअभाज्य है, सहअभाज्य का मतलब हो गया को प्राइम नंबर। क्या होगा, को प्राइम नंबर। क्या होगा, को प्राइम होगा सहअभाज्य का मतलब। और Q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, और को प्राइम का मतलब होता है हमेशा उसका HCF 1 होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है, हमेशा उसका HCF 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए
अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक बात को लिखते हैं। बात क्या लिखते हैं? दोनों तरफ यानी एलएचएस साइड में भी और आरएचएस साइड में भी, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर एक एक स्टेप समझते चलिएगा। यहां तक आप लोग शायद समझ गए होंगे। पहले इसको क्या किए, परिमेय मान लिए। परिमेय मानने के बाद क्या होगा, पी बटे क्यू के फॉर्मेट में आएगा। पी और क्यू सहअभाज्य होगा, जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। और क्यू बराबर कभी भी 0 नहीं होता है, हम लोग को पता है परिमेय में, है ना। फिर क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने में। यहाँ तक आपको अच्छा से वर्ग का मतलब होता है दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए आप। √3 है, इसका स्क्वायर लगा दीजिए, और उधर क्या है, पी बटे क्यू, उसका स्क्वायर लगा दीजिए। लगा दिए, किसी को कोई दिक्कत हुआ? एको जरा सा नहीं हुआ होगा। चलिए आप देखिए, √3 को यदि तोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसको यदि किया जाए तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप समझिए क्या हुआ, पता चला ना, पी का स्क्वायर क्या हो गया, वो पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। और रूट जब भी स्क्वायर से टूटता है तो क्या बन जाता है, नंबर में। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो गया, पी स्क्वायर। अभी 3 को यहाँ से यहाँ पे लटका दीजिए तो क्या निकल करके आ जाएगा, पी स्क्वायर बटा 3। अब यहाँ पे आपको एक बात समझना है, बहुत बड़ा बात, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे एक बात हम लोग को समझना है। यहाँ तक समझ गए होंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया, तो दोनों तरफ यदि कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कट गया, फिर तो वही वाला बात हो जाएगा ना। तो स्क्वायर यदि √3 का किए तो 3 निकल के आया, और पी स्क्वायर बटा क्यू, पी बटा क्यू का स्क्वायर किए तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत? अब एक बात देखिए, 3 को क्यू स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, फिर 3 को क्या कर दिए, डिवाइड में लेकर के आ गए। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, यदि पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो पी भी 3 से डिवाइड होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, यदि 3 का स्क्वायर 3 से कट रहा है, 3 3 जा कितना होगा, 9, 9/3, ये कट रहा है ना, आप याद रखिए 3 भी 3 से कटेगा, हमेशा ही बात याद रखिएगा। यदि कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, फिर से सुनिएगा, किसी नंबर का स्क्वायर यदि किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर भी उस नंबर से डिवाइड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यदि पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो पी भी डिवाइड होगा, इतना 100% गारंटी मान। 4 का स्क्वायर यदि 4 से विभाजित हो रहा है तो 4 भी 4 से विभाजित होगा। एकदम क्लियर हो गया होगा। यही बात यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है, यदि पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो पी भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। समझ में आया? यदि पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब एक बात समझना है यहाँ पे, तो समझिएगा। अब एक बात बताइए, यदि पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, मान लेते हैं कि 5 का स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हुआ, तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ निकल करके आएगा ना। जैसे कि समझिएगा, 5 का स्क्वायर है, ये 5 से विभाजित होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 25 बटा 5 को कटा दीजिए तो कट करके कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 तो रिजल्ट आया ना। यदि पी स्क्वायर बटे 3 विभाजित हो रहा है, यानी डिविजुअल हो रहा है, इसका रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आएगा ना। उस रिजल्ट का नाम दे दीजिए आर। पी क्यू क्या हो गया, आर। कोई दिक्कत? एकदम हो गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। अभी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3r। अब हम लोगों के पास एक वैल्यू आ गया, जिस वैल्यू का नाम है पी स्क्वायर बराबर 3r, यानी कि पी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3r। कोई दिक्कत? अब चलिए आगे। अब जो इस समीकरण 1 है, यानी इक्वेशन फर्स्ट है ना, उसमें आप क्या कीजिए, पी स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए। समझिएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर, मान रखने पर
अब क्या है पी स्क्वायर का, देखिए यहाँ पे क्या है बुआ, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3, यही है। बड़ा बढ़िया से समझिएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है बुआ, 3r। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3r का स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कर दिए ना। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग यहाँ तक एकदम समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है इसको समझिएगा, है ना। अब ई क्या होगा बुआ, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और r का स्क्वायर क्या हो जाएगा r स्क्वायर बटा 3। ई 3 से इसको कटा दीजिए, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया बुआ 3r का स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 3 को यहाँ लेकर के आ जाए, नीचे आ जाएगा बराबर r स्क्वायर। अब एक बात बताइए, वही वाला कंडीशन हुआ ना, यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 2, यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। कैसे होगा ये बात हम पहले आपको समझा चुके हैं। यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो आपको याद रखना पड़ेगा क्यू भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा। अब एक बात देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या पढ़े थे, पी और क्यू सह अभाज्य है, यानी को प्राइम नंबर है, और को प्राइम का केवल और केवल HCF 1 आता है। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 से भी कट जाता है, उसका HCF जो है 3 भी आ जाता है, उसका रिजल्ट कुछ और आ जाता है, एक के अलावा कुछ और आ जाता है। इसलिए हम लोग कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि हमारा यह मान्यता गलत है और √3 एक अपरिमेय संख्या। तो लिखना पड़ेगा अंतिम में एक बात को, अतः समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता क्या है बुआ, गलत है। और √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। शायद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अतः समीकरण 1 तथा, क्यों स्पष्ट हुआ, क्योंकि हम लोग को पता है जब भी कोई सह अभाज्य होगा उसका HCF केवल और केवल 1 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बउआ, HCF कुछ और निकल के आ गया, एक के अलावा बहुत सारा चीज आ गया, इसलिए हम लोगों की मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया, और √3 को हम लोग को क्या कहना पड़ा, अपरिमेय संख्या। शायद आपको यह अच्छा से समझ में आ गया होगा। एकदम इसको एक बार 2 बार देख लीजिए, आपका एकदम कॉन्फिडेंस हम कहते हैं 2 नंबर आपको कोई नहीं काट सकता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।